Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with a new concept which is issue of debentures in consideration other than for cash. यही सेम टॉपिक हमने शेयर्स में भी पढ़ा था. होता क्या है कि आप डिबेंचर्स इशू तो कर रहे हो बट आपको उस डिबेंचर्स इशूड के बदले पैसे रिसीव नहीं होते, राइट? उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? देखो, जनरली हम लोग ये सब कब करते जब हम कुछ एसेट परचेज कर रहे हैं, कुछ किसी को पेमेंट करना है तब, राइट? अब क्या कह रहा है, सपोज करो आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो, ठीक है? आप सपोज करो बिजनेस खरीद रहे हो एक, उस पर एसेट्स भी होंगे कुछ ना कुछ, उसमें लाइबिलिटीज़ भी होंगी कुछ ना कुछ, ठीक है? तो अब अगर मैं बोलूँ कि आपके उसमें 10 करोड़ के एसेट्स हैं, आपके पास उसमें लाइबिलिटीज़ है सपोज करो 6 करोड़ का, और 4 करोड़ रुपए आपको अलग से पेमेंट करना है, परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है? आप इसका एंट्री क्या करोगे? आप अपने बुक्स में एसेट डेबिट कर दोगे विद 10 CR. जो आपने लाइबिलिटीज़ एक्वायर किया वो आपका लाइबिलिटीज़ हो जाएगा 6 करोड़ का, और परचेज कंसिडरेशन जो 4 करोड़ का है, दिस यू हैव टू पे टू द वेंडर, राइट? तो आप एक लाइबिलिटी क्रिएट करोगे इन द नेम ऑफ वेंडर फॉर 4 CR, ठीक है? अब कायदे से ये वेंडर को आपको पेमेंट करना है, ठीक है? बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस वेंडर को पेमेंट करने के बदले डिबेंचर्स इशू कर देते हैं, ठीक है? वेंडर भी आपके लिए लाइबिलिटी है एंड जो डिबेंचर्स इशू हो रहा है वो भी आपके लिए लाइबिलिटी है. बट होता क्या है, आप अगर वेंडर सिर्फ लिख रहे हो, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स है, आपको विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 6 महीने, वो भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 3 महीने 6 महीने 8 महीने में पेमेंट करना पड़ता है. बट अगर वही मैं डिबेंचर्स की बात करूँ तो उसका रीपेमेंट आफ्टर 5 years 10 years 15 years उस तरीके से होता है. तो कंपनी को एक बेनिफिट मिल जाता है कि ठीक है, आज मैं इतना पेमेंट नहीं करके ओवर द पीरियड पेमेंट कर दूंगा वैसा. तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स इशू कर देती है. तो जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो क्या होगा, ये जो वेंडर्स बोल के मेरी लाइबिलिटी है ये तो ख़त्म हो जाएगी. लाइबिलिटी ख़त्म होता तो अपन करते हैं उसको डेबिट, तो वेंडर हो गया डेबिट. क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा आपका टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है? इतना सिंपल है. अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि एक सपोज करो 10 लाख रुपए के लिए मैंने डिबेंचर्स इशू किया है और एक डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपये. तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कितना डिबेंचर्स इशू हुआ, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू हुआ, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं ये बोलती हूँ, देखो फिर से समझा रही हूँ कि मैंने 10 लाख रुपए के लिए डिबेंचर्स इशू किया है. 10 लाख रुपए के लिए, दिस इज द टोटल अमाउंट. डिबेंचर्स पार में ही इशू हुआ है और एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपये. तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना इशू किया होगा, तो आप क्या करोगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, सिंपल. जितना परचेज कंसिडरेशन है 10 lakhs डिवाइडेड बाय 100, दैट इज अ पार वैल्यू. अगर मैं बोल रही हूँ आप 10 लाख रुपए के लिए डिबेंचर इशू कर रहे हो, 100 रुपये आपका पार वैल्यू है, बट मैं 50 रुपीज़ प्रीमियम भी चार्ज कर रही हूँ, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना हो जाएगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 150. क्यों? एक डिबेंचर के अगेंस्ट मुझे 150 रुपीज़ मिल रहा है. टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना होगा वही कैलकुलेट करना है. देखो 150 रुपीज़ मुझे मिलता है एक डिबेंचर के लिए. 150 कैसे, 100 रुपये पार वैल्यू, 50 रुपये प्रीमियम का. 1 रुपये के बदले मुझे 1/150 डिबेंचर्स मिलेगा. तो अगर मुझे 10 लाख रुपए के लिए निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1/150 इंटू 10 lakhs, या फिर 10 lakhs डिवाइडेड बाय 150. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन विच इज 10 lakhs डिवाइडेड बाय पार वैल्यू प्लस प्रीमियम, 100 रुपये प्लस 50 रुपये, ठीक है? अगला बोलता है अगर आपका डिबेंचर्स डिस्काउंट में इशू है. डिस्काउंट में इशू है मतलब आप समझो, अगेन मुझे 10 लाख रुपए के लिए डिबेंचर्स इशू करना था, ठीक है? 100 रुपये का डिबेंचर्स था, पार वैल्यू 100 रुपये है, बट मैंने 10 रुपये के डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू किया. मतलब मैंने एक डिबेंचर्स के अगेंस्ट में 90 रुपये चार्ज किया है, ठीक है? तो अगर मैं बोलती हूँ 10 लाख रुपए के लिए कितने डिबेंचर्स इशू होंगे, वो कैसे निकलेगा, 10 lakhs डिवाइडेड बाय 90. देखो, परचेज कंसिडरेशन विच इज 10 lakhs डिवाइडेड बाय पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट, मतलब 100 माइनस 10 हो जाएगा 90. तो मतलब आप एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि जितना रुपए के लिए डिबेंचर्स इशू हो रहा है वो तो ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर से मुझे जितने पैसे मिल रहे हैं. अगर पार पे है तो 100 रुपये ही मिलेंगे, अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो 100 रुपये पार वैल्यू का एंड प्लस प्रीमियम अमाउंट.
अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो 100 रुपये में आप उस डिस्काउंट को माइनस कर दो और वो अमाउंट। सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 10। क्या कहता है, एक्स कंपनी ने इशू किया है 10,000 14% डिबेंचर्स, नॉमिनल वैल्यू 50 लाख है एज फॉलोज। ठीक है, सन्ड्री पर्सन्स को एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। आप समझो, नॉमिनल वैल्यू मतलब हो गया आपका फेस वैल्यू या फिर पार वैल्यू आप बोल सकते हो। ठीक है, सन्ड्री पर्सन्स को कैश में इशू किया है, 25 लाख का नॉमिनल वैल्यू था, उसके 90% पर इशू किया है। मतलब कि आपने 100 रुपये का सामान दे दिया और सिर्फ 90% पैसा रिसीव किया, तो क्या मैं बोल सकती हूँ 10% इज योर डिस्काउंट? ऑफकोर्स। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ, हमें करना क्या है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस केस की बात करूँ तो आपने कैश में इशू किया, मतलब बैंक में आपको पैसे आएंगे, बैंक आपका डेबिट होगा। कितने रुपए से डेबिट होगा? 25 लाख का तो आपने डिबेंचर इशू किया है, लेकिन 90% ही पैसे रिसीव किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 22,50,000 रुपये। ठीक है, इतने पैसे आपको बैंक में आएंगे। ठीक है, आप डिबेंचर्स लाइबिलिटी क्रेडिट कितने से करोगे? बैंक तो आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आप डिबेंचर्स लाइबिलिटी क्रेडिट कितने से करोगे? आपका जो डिबेंचर्स क्रेडिट होगा वो पूरा का पूरा 25 लाख से होगा। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर आपको तो 25 लाख लौटाना है ना। आज भले ही 22.5 लाख रुपए मुझे मिले हों, भले ही मैंने 10% डिस्काउंट पे आज डिबेंचर्स इशू किया हो, बट इन फ्यूचर मुझे पूरे के पूरे 25 लाख रुपए लौटाने, राइट? तो मेरा लाइबिलिटी 25 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। अब जो बचा हुआ डिफरेंस है 2,50,000 रुपये का, वो मेरे लिए डिस्काउंट है, खर्चा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। उसको हम लोग कर देंगे डेबिट 2,50,000 रुपये से। कि 2,50,000 कैसे आया? 2.5 लाख का 10%। ठीक है, तो हमारा पहला एंट्री बनेगा, बैंक डेबिट हो जाएगा 22,50 से, डिस्काउंट डेबिट होगा 2.5 लाख से, डिबेंचर्स क्रेडिट हो जाएगा। देखो, बैंक डेबिट हो रहा है 22,50 से। अच्छा, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने अलग अलग एंट्री किया है। पहले डिबेंचर एप्लीकेशन पे डाला पैसे को, और फिर उस डिबेंचर एप्लीकेशन को डिबेंचर्स में क्रेडिट कर दिया, और जो डिफरेंस था उसको डाल दिया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। समझा क्या किया इन्होंने? हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सीधे पैसा रिसीव दिखा रहे थे और लाइबिलिटी क्रिएट कर दे रहे थे बस। बट एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, पहले पैसे रिसीव होंगे, बैंक डेबिट होगा, क्रेडिट में आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जाएगा, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से आपका वो डिबेंचर्स क्रेडिट होगा, राइट? यहाँ पे सोल्यूशन में वैसे ही किया हुआ है। ठीक है, एंड इसके बीच में जो दोनों का डिफरेंस है, वो जो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट का एंट्री यहाँ पे इन्होंने बुक कर दिया। सिंपल। सेकंड देखते हैं, एक बार ना इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ, बहुत मेस्ड अप हो गया। अब सेकेंड क्या कहते हैं, हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा था 10 लाख रुपए का, एंड उस वेंडर को हमने डिबेंचर्स इशू कर दिया। 10 लाख रुपए का वेंडर को पेमेंट किया है, बट जो डिबेंचर्स इशू किया है उसका नॉमिनल वैल्यू 12.5 लाख रुपए। इसका मतलब समझो क्या हुआ है, आपने एसेट खरीदा 10 लाख का, आपको वेंडर को पेमेंट करना था 10 लाख रुपए, आपने इसके अगेंस्ट पर डिबेंचर्स इशू किया। अब जब आप डिबेंचर्स इशू करोगे तो कायदे से सिर्फ 10 लाख का ही डिबेंचर इशू करोगे ना, लेकिन आपने 10 लाख का डिबेंचर्स नहीं इशू किया, आपने 12.5 लाख का डिबेंचर्स इशू कर दिया। जो दोनों का डिफरेंस है 2.5 लाख रुपए, वो आपका डिस्काउंट है, फिर से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो अब इसका हम लोग एंट्री कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम लोग एसेट परचेज करके दिखाएंगे। एसेट परचेज हो रहा है, डेबिट होगा 10 लाख रुपए से, मेरा वेंडर का लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, इसीलिए इसको कर दिया क्रेडिट विद 10 लाख रुपीज़। अब क्या कर रहे हैं, इस वेंडर को हम लोग डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो जब डिबेंचर्स इशू कर देंगे तो ये जो लाइबिलिटी है ये तो ख़त्म हो जाएगा, राइट? लाइबिलिटी ख़त्म होता है तो डेबिट होता है, इसीलिए वेंडर को कर दिया डेबिट। 10 लाख रुपए का एसेट खरीदा था, 10 लाख रुपए वेंडर को देना था, उस वेंडर को 10 लाख से कर दिया है डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, मेरे डिबेंचर्स 14% डिबेंचर्स कितना रुपए से होगा, 10 लाख से कि 12.5 लाख से?
12.5 लाख रुपए से। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर डिबेंचर होल्डर्स को मुझे 12.5 लाख रुपए का पेमेंट करना है, 10 लाख का नहीं। ठीक है, अब जो दोनों के बीच का 2.5 लाख का डिफरेंस है, ये फिर से क्या हो जाएगा मेरा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड कहता है बैंकर को दिया आपने एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 10 लाख, 12.5 लाख रुपए का नॉमिनल वैल्यू है। हुआ क्या है, आपने लोन लिया, ठीक है, उस लोन के अगेंस्ट में 10 लाख का लोन लिया और 12.5 लाख का आपने डिबेंचर्स इशू करके उसे कोलैटरल सिक्योरिटी में दे दिया। ठीक है, अब इसका क्या एंट्री होगा, देखो सबसे पहले आपको बैंक में पैसे आएंगे, बैंक में पैसे आ गए 10 लाख रुपए, ये लोन आपका क्रिएट हो गया 10 लाख रुपए का। अब आपको क्या करना है, देखो ये कोलैटरल सिक्योरिटी के थ्रू इशू है। ठीक, इसका 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि या तो अपन जो सस्पेंस वाला एंट्री पढ़ा था वैसे दिखा सकते हो, या फिर सिर्फ एक नोट्स टू अकाउंट्स पे नोट दे दोगे। और जब हम लोग डिबेंचर्स कोलैटरल का बात कर रहे थे, वहाँ पे हमने समझा था कि जो जर्नल एंट्री पास करने वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा इलॉजिकल है, इसीलिए हम लोग सिर्फ नोट्स में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे भी सिर्फ नरेशन में लिख दिया है 10 लाख का हमने लोन लिया फ्रॉम बैंक बाय इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ 1250 एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहता है, नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग इशू ऑफ सच डिबेंचर्स in the balance sheet due to the fact that debentures being issued as collateral security and outstanding are shown under respective liability। मतलब क्या कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक मिनट, आप ये जो लाइबिलिटी है आप इसे ही अपने बैलेंस शीट में दिखाओगे एंड वहाँ पे एक नोट डाल दोगे, बस इतना ही करना है। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, खाली नया क्या आपको समझना था इसमें कि नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, विच इज़ नथिंग बट योर फेस वैल्यू या फिर पार वैल्यू। इससे कम में डिबेंचर्स हमारा इशू हो रहा है तो डिफरेंस इज योर डिस्काउंट। अगर इससे ज़्यादा में इशू होता, सपोज करो ये जो 10 लाख का वेंडर को पेमेंट करने का था ना, ये 15 लाख का अगर होता, ठीक है, और इस 15 लाख के बदले मैंने सिर्फ 12.5 लाख रुपए का डिबेंचर्स इशू किया, तो बाकी का जो डिफरेंस होता है ना 2.5 लाख का, वो हो जाता आपका प्रीमियम। मतलब कि आपको वेंडर को 15 लाख रुपए देना था, लेकिन आप सिर्फ 12.5 लाख का डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। इसका मतलब है कि वेंडर ने आपको 15 लाख का सामान दिया और आपने सिर्फ 12.5 लाख का लाइबिलिटी दिया उसको, तो जो एक्स्ट्रा 2.5 लाख का वेंडर ने आपको सामान दिया है दैट इज नथिंग बट योर प्रीमियम। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा नॉर्मल सा, बट ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।